आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 76, 77, 78, 79, 80 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। यू टोंग सूखी हड्डियों के ढेर के बीच में खड़ी थी, हाथ में रक्त की माला पकड़े हुए चुपचाप अपना जादू चला रही थी। एक मोटी रक्त धुंध उसके सुडौल शरीर को घेरे हुए थी। उसके पैरों के नीचे से रक्त की धाराएं हर दिशा में फैल गईं, जो उसके चारों ओर रक्त की धुंध में फैल गईं, जिससे उसके चारों ओर फैली आभा में लाल रंग की प्राचीन लिपि प्रकट हो गई। कुछ क्षण पहले उसके कंगन से 10 लकड़ी के बैरल उड़कर जमीन पर गिर चुके थे। उन लकड़ी के बैरलों के भीतर का ताजा खून द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक जानवरों का था, और रक्त संप्रदाय के गुप्त जादू के प्रयोग से उसे सावधानीपूर्वक परिष्कृत भी किया गया था। यू टोंग ने रक्त मनके का उपयोग भूमिगत भेजे गए रक्त की गति को नियंत्रित करने के लिए किया, जिससे रक्त धाराएं पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से से होकर गुप्त आयाम द्वार के स्थान की ओर प्रवाहित होने लगी। गंभीर चेहरे के साथ मोशी रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के 5 शिष्यों के साथ अर्थ वेब को पूरी तरह से बनाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पफ! अचानक यू टोंग, जो अपना जादू चला रही थी, उसने अपने मुंह से ताजा खून थूक दिया। जिस क्षण रक्त ने उसके चारों ओर घूम रहे रक्त के धुंध के साथ संपर्क किया, वह भारहीन हो गया प्रतीत हुआ तथा रक्त धुंध के बीच तैरने लगा। एक के बाद एक खूनी पात्र मांसभक्षी मछलियों के झुंड की तरह थे, जिन्होंने खूनी गंध को सूंघ लिया था और ताजा खून का घूंट पीने के लिए एकत्रित हो रहे थे। एक सेकंड में रक्त पारदर्शी और चमकदार हो गया, रक्त हीरे की तरह, जिससे घातक लेकिन सुंदर रोशनी निकल रही थी। अपने आप को बहुत आगे मत धकेलो, यू टोंग, मोशी ने चिंतित होकर कहा। आंखें सिकोड़कर यू टोंग ने अपनी शैतानी खूनी पुतलियों से मोशी को ठंडी निगाह से देखा, लेकिन बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। वूश! रक्त खोजने वाला कंपास अचानक उसके कंगन से निकलकर उसके खाली हाथ की हथेली पर आ गिरा। उसकी पतली उंगलियों के पोरों से रक्त के रंग की आभा निकली, जो रक्त खोजने वाले कंपास में भर गई और उसकी गहरे लाल रंग की सतह को प्रकाशित कर दिया। रक्त के धब्बे, जो जीवित प्राणियों के शरीर के उतार चढ़ाव को दर्शाते थे, रात के आकाश में तारों की तरह थे, जो एक के बाद एक कंपास पर चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। यू टोंग की नजर धीरे धीरे कंपास पर पड़ी। तुरंत उसके अतुलनीय रूप से खूबसूरत चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी हद तक बदल गई। वे हमारी ओर आ रहे हैं। उसके शब्दों को सुनकर रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य घबरा गए और तुरंत रक्त खोजी कंपास की सतह की ओर देखने लगे। असंख्य रक्त के धब्बे छोटे छोटे तारों की तरह थे, जो धीरे धीरे उनकी जगह की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? मोशी ने गुस्से से धीमी आवाज में पूछा। रक्त संप्रदाय के एक शिष्य ने उत्सुकता से कहा, अरे, वरिष्ठ मार्शल बहन जादू कर रही है, और अब वह सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। उसे निश्चित रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि अर्थ वेब को पूरी तरह से बनने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यू टोंग की आंखों में घृणा साफ देखी जा सकती थी। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद उसने अपने कंगन से अंगूठे के आकार की 3 औषधीय गोलियां निकाली। गोलियों का रंग गहरा लाल था, बिल्कुल खून खोजने वाले कंपास की तरह। जैसे ही वे दिखाई दिए, यू टोंग के आसपास खून की गंध और भी ज्यादा बढ़ गई। रक्त बढ़ाने वाली गोलियां! मोशी चौंक गया। नहीं! अन्य रक्त संप्रदाय के शिष्यों ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यू टोंग ने बिजली की गति से उन्हें निगल लिया था। अचानक उसके सुंदर चेहरे पर कुछ भयावहता दिखाई देने लगी। उस क्षण उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ी हुई रक्तमाला और उसके द्वारा थूके गए रक्त ने एक साथ एक आश्चर्यजनक चमकीली रक्त रंग की रोशनी छोड़ी। हम केवल अग्रिम हमला ही कर सकते हैं, यू टोंग ने क्रोध से भरी आवाज में कहा। डॉट 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 इस समय नीतियान ने अपनी मानसिक चेतना वापस ले ली और चुपचाप पेन ताओ की ओर इशारा किया। वे वहां हैं, मैं गलत नहीं हो सकता। पान ताओ ने आश्वस्त होकर धीमी आवाज में पूछा, इसे दूसरों से छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। नीतियान ने संक्षिप्त रूप से अपना सिर हिलाया। पान ताओ एक क्षण के लिए रुका। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, झेंग बिन, जियांग लिंगझू और अन्य लोगों का सामना किया, और फिर उस दिशा की ओर इशारा किया जिसे नीतियान ने संकेत दिया था। अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे यकीन है कि वे वहां हैं। जल्दी करो, जाओ और चुड़ैल का जादू बंद करो। हम उसे अर्थ वेब खत्म नहीं करने दे सकते। सभी ने एक साथ चिल्लाया। सबसे जोर से झेंग बिन चिल्लाया, जो अब और इंतजार नहीं कर सकता था, और अचानक पेन ताओ और नीतियान से आगे निकल गया। वह यू टोंग के स्थान की ओर सबसे पहले दौड़ा। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के लिए शी ने जोरदार आवाज में कहा, चुड़ैल को मार डालो जब वह जादू कर रही हो। जब तक वह मर चुकी है, तब तक बाकी लोग कोई खतरा नहीं होंगे।
यूटोंग के स्थान का पता लगने के बाद सभी लोग उत्साहित हो गए। उनका मानना था कि अगर वे यूटोंग को मारने का अवसर पा लेते हैं तो वे अन्य भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों को भी खत्म करने में सक्षम हो जाएंगे। इस समय तक परीक्षण पहले ही अपनी प्राथमिकता खो चुका था। जब तक वे यूटोंग, मोशी और अन्य को मार सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से 4 संप्रदायों से आकर्षक पुरस्कार प्राप्त होंगे। लाल आंखों से सभी चिल्लाए, उन्हें मार डालो, उन सबको मार डालो। फिज फिज। अचानक जमीन की गहराई से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। अगले ही क्षण अनगिनत रक्त की धारें, जिनमें से प्रत्येक बाल जितनी पतली थी, जमीन से बाहर निकली। ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे से खून की नदियां बह रही हों। खून की तीखी गंध अचानक हवा में फैल गई। जैसे ही वे लाल रक्त के तार पृथ्वी से बाहर निकले, एक अजीब रक्तरंजित चुंबकीय क्षेत्र ने सभी को घेर लिया। ये वह क्षण था जब नितियान को महसूस हुआ कि उसका खून बहना बंद हो गया है। एक अजीब, अवर्णनीय पीड़ादायक अनुभूति उसके शरीर के हर हिस्से से फूट पड़ी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई भारी आघात लगा हो और वह थोड़ा भी हिल नहीं सकता। हैरान होकर उसने एन यंग, जियांग लिंगजू, पान ताओ और अन्य लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे एकदम बदल गए और उनकी आंखों में घबराहट भर गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके पक्ष में हर कोई उसके जैसा ही था, जो खूनी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित था और एक अजीब ताकत से दबा हुआ था। फिज फिज। एक के बाद एक असंख्य रक्त की धारें, तीखी स्टील की सुइयों की तरह, हर किसी की ओर चुभने लगी। लीशी सबसे जोर से चिल्लाया था। नितियान ने देखा कि वह बड़ी बड़ी आंखों और लाल चेहरे के साथ खून के तारों को घूर रहा था, फिर भी हिलने में पूरी तरह असमर्थ था। पफ पफ पफ। खून की 3 धारें उसकी छाती में घुस गईं और उसकी पीठ से बाहर निकल गईं। लीशी की बड़ी बड़ी आंखों की चमक गायब हो गई और वह तुरंत मर गया। फिज फिज फिज। धरती से 1 दर्जन से अधिक रक्त की धाराएं निकली, जो नितियान के पेट की ओर जा लगी। नहीं, नितियान ने एक जंगली जानवर की तरह जोरदार दहाड़ लगाए, और उसका दिल, जो पहले धड़कना बंद हो गया था, अंततः फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें पता चला कि उनका रुका हुआ रक्त प्रवाह सामान्य हो गया है। दिखाओ। अपने शरीर को तेजी से हिलाकर उसने उन रक्त की धाराओं को बाल बाल बचा लिया जो उसकी ओर बढ़ रही थी। पफ पफ पफ। मौत से बाल बाल बचने के बाद नित्यान ने चारों ओर नजर घुमाए और देखा कि मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के 3 और शिष्यों के धड़ में रक्त की डोरियां घुसी हुई थी। चुड़ैल ने पहले ही रक्त बाधा को मुक्त कर दिया है। आंखें बहुत बड़ी और लाल हो गईं। झींग बिन दहाड़ा जैसे वह पागल हो गया हो, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने खून को प्रभावित करने वाली अजीब शक्तियों से मुक्त होने के बाद नित्यान ने अचानक जियांग मियाओ की चीख सुनी। उसने अपनी तरफ देखा और लाल रंग की रोशनी की 4 किरणें जियांग मियाओ की गर्दन के पीछे की ओर चुभती हुई देखी। मुझे बचाओ। बिना सोचे समझे नित्यान सबसे तेज गति से जियांग मियाओ की ओर दौड़ा, और लाल रंग की रोशनी की किरणें उसकी गर्दन में घुसने से पहले ही उसे खींच लिया। अपने आसपास के लोगों को बचाओ, जियांग लिंगजू चिल्लाए। एन यंग, पानताओ और झेंग बिन, जिन्होंने भी अपनी चलने की क्षमता पुनः प्राप्त कर ली थी, अपने साथी सेनानियों को रक्त बाधा से मुक्त होने में मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े। जियांग मियाओ को बचाने के बाद नित्यान ने युद्ध के मैदान का गहन ध्यान और गंभीर चेहरे के साथ अध्ययन किया, और पाया कि क्यूई शोधन के 9वें स्तर तक पहुंचने वाले सभी लोग पहले से ही रक्त बाधा से मुक्त होने में कामयाब हो गए थे। वह 8वें स्तर पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो संघर्ष करके मुक्त होने में सफल रहा। एक पल में लीशी और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के 3 अन्य परीक्षणकर्ता अनगिनत रक्त तारों से मर गए। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के केवल 5 शिष्य ही झेंग बिन, एन यंग और जियांग लिंगजू की मदद से जीवित बचने में सफल रहे। प्रशंसा से भरी निगाहों से एन यंग ने पेंताओ को गहराई से देखा और कहा, पेंताओ, तुम्हारा निर्णय सही था। ये वास्तव में रक्त संप्रदाय की निश्चित तकनीक है, अर्थवैप। हम भाग्यशाली हैं कि तुमने इसे पहले ही पहचान लिया। अन्यथा यदि अर्थवेब पूरी तरह से बन गया होता, तो हम में से कोई भी रक्त बाधा से बच नहीं पाता। ये ठीक इसलिए था क्योंकि अर्थवेब अभी तक पूरी तरह से संघनित नहीं हुआ था, इसलिए नित्यान, जियांग लिंगजू और अन्य लोग केवल क्षण भर के लिए ही इससे प्रभावित हुए थे। एक बार जब ये पूरी तरह से बन जाता, तो इसके भीतर आने वाला हर व्यक्ति स्थायी रूप से इससे बंध जाता, सिवाय उन लोगों के जिनका साधना स्तर मंत्र डालने वाले व्यक्ति से अधिक होता। हालांकि जिसने ये जादू किया था वह चुड़ैल यूटोंग थी, जो कि छोटे स्वर्ग मंच पर एक क्यू योद्धा थी। पूरे ग्रीन इल्यूजन आयाम में उसके पास सबसे उच्च साधना आधार था। कोई भी व्यक्ति उसके बराबर नहीं था,
उससे ऊंचा तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह था कि एक बार जब पृथ्वी का जाल पूरी तरह से बन गया, तो उसके भीतर रहने वाले सभी लोग उसके हाथों दुखद रूप से मर जाएंगे। मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद, जियांग मियाओ ने डरते हुए कहा। जैसे ही नीतियान जवाब देने वाला था, एन यंग चिल्लाई, जो लोग रक्त बाधा से बच गए हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद करें। स्टील की सुई जैसी रक्त की डोरियां गायब नहीं हुई हैं। फिज फिज जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, रक्त रंग की रोशनी की किस्में अपने लक्ष्य से चूकने के बाद वापस घूमी और नए लक्ष्यों पर निशाना साधा, तथा भीड़ की ओर एक बार फिर वार किया। आसमान आपस में गुंथी लाल रंग की डोरियों से भर गया था। एक सेकंड में वे खून के जाल का आकार ले लेती थीं और फिर फैलकर अगले ही सेकंड में अनगिनत खून की सुइयों में बदल जाती थीं। हाँ, उनका सारा ध्यान एकाग्र था। हर कोई रक्ततारों के हमलों से बचाव की तैयारी कर रहा था, जब उनके भाव अचानक टिमटिमा गए। फिज 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 उन्हें आश्चर्य हुआ जब अनगिनत रक्त की तारें अचानक मुड़ गईं और नीतियान की ओर बढ़ गईं। इस समय ऐसा लग रहा था कि नीतियान उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। हर कोई अभी भी शांत और तनावग्रस्त था, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देख रहा था, उसे देखकर वे दंग रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि नीतियान इतना बड़ा खतरा क्यों था, इस हद तक कि उसने वास्तव में सभी रक्त तारों के उग्र हमलों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। क्या उसने यूटोंग के साथ क्या किया? ये जानते हुए कि यूटोंग लाल रक्त तारों का नियंत्रक थी, एक ही प्रश्न उपस्थित सभी लोगों के दिलों में एक साथ उभरा। जैसे ही आकाश को भरते हुए लाल रक्त के तार नीतियान की ओर पागलों की तरह बढ़े, यूटोंग ने अचानक एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली। नीतियान, तुम मर गए। ये जानते हुए कि उसकी स्थिति पहले ही उजागर हो चुकी है, यूटोंग ने और भी अधिक साहस से काम लिया, और एक चीख के साथ उसने उसके प्रति अपनी भारी नफरत को बाहर निकाल दिया। अब तक नीतियान और अन्य लोग उससे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। जो लोग खून के धागों के हमले से बच गए थे, उन्हें अचानक अपने कान के पर्दों में भयंकर दर्द महसूस हुआ, जैसे कि यूटोंग की चीख ने उन्हें छुरा घोंप दिया हो। जब वे नीतियान को बेहद अजीब नजर से देख रहे थे, तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। जियांग लिंगजू उलझन में थी। इस आदमी ने यूटोंग को इतना नाराज करने के लिए क्या किया कि उसने उसे मारने के लिए बाकी सभी को छोड़ दिया। इस बिंदु तक सभी परीक्षणकर्ता जो कि हुई शोधन के 9वें स्तर तक नहीं पहुंचे थे, वे भी रक्त बाधा से मुक्त हो गए थे। जियांग मियाओ का रक्त प्रवाह भी सामान्य हो गया था। नीतियान ने मन ही मन कोसा, हे भगवान, ये औरत पागल हो गई है। असंख्य रक्त की धाराओं को विभिन्न पैटर्नों के बीच घूमते हुए, तथा साथ ही साथ उसका और केवल उसका ही पीछा करते हुए देखकर, वह उनसे बचने के लिए जितनी तेजी से हो सके, आगे बढ़ सकता था। आकाश में फैले रक्त के तार शार्क की तरह थे, जिन्हें रक्त की गंध आ गई थी, और वे हवा में तैरते हुए नीतियान का पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर अन्य परीक्षण प्रतिभागी नीतियान को घूर रहे थे, जो लगातार अपनी पूंछ पर गर्म खून के तारों से बच रहा था। जियांग लिंगजू सबसे पहले वास्तविकता में वापस आए और बोली, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो, हमें उसकी मदद करनी है। इन शब्दों पर सभी परीक्षणकर्ता नीतियान की ओर दौड़े और रक्त के तार काटने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि वे इतने अधिक संख्या में और इतने मजबूत थे कि भले ही हर कोई अपने आध्यात्मिक साधनों से शक्ति प्राप्त करता था, फिर भी एक रक्त धागा भी काटना मुश्किल था। दूसरी ओर भूत संप्रदाय के मोशी ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पुकारा, यूटोंग, तुम क्या कर रही हो? रक्त संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने यूटोंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। वरिष्ठ मार्शल बहन, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत करते नहीं देखा। तुम्हें अर्थ वेब से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं झेलनी पड़ी और तुम क्यूई विचलन की स्थिति में नहीं पड़ी, है ना? सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए अर्थ वेब बनाने के लिए सारे खून का इस्तेमाल करना। क्या ये थोड़ा तर्कहीन नहीं है? रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय के अन्य शिष्य भी हैरान होकर यूटोंग की ओर देखने लगे, जिसकी आंखें अब पागलपन से भर गई थीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि नीतियान ने ऐसा क्या किया था जिससे यूटोंग इतना क्रोधित हो गई थी कि हमेशा तर्कसंगत रहने वाली यूटोंग इतना पागल और हिंसक लड़की बन गई। यह मेरी समस्या है, मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है। यूटोंग ने अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में खूनी रोशनी मशाल की तरह चमक रही थी। इन शब्दों के साथ उसने अपने कंगन से 2 और रक्तवर्धक गोलियां निकाली और अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए उन्हें लापरवाही से निगल लिया। तुम पागल हो। मोशी का चेहरा डर से पीला पड़ गया।
वह पूरी तरह से जानता था कि रक्त को मजबूत करने वाली गोलियां रक्त संप्रदाय के अनुयायी की ताकत को थोड़े समय के लिए और हिंसक रूप से बढ़ा सकती हैं, हालांकि इससे शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। हर रक्त को मजबूत करने वाली गोली खाने से उसे खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। अर्थवैप को जल्द से जल्द बनाने के लिए यूटोंग ने पहले से ही 3 रक्त सुदृढ़ीकरण गोलियां निगल ली थी, जो कि एक छोटे स्वर चरण क्यूई योद्धा की सीमा थी। अन्य 2 के साथ बहुत समय नहीं बीता होगा कि उसे गंभीर क्षति पहुंचे और वह ध्वस्त हो जाए तथा उसकी सारी युद्ध शक्ति समाप्त हो जाए। माना कि रक्त को मजबूत बनाने वाली गोलियां बहुत ही कम समय में उसकी क्यूई और शक्ति के साथ साथ उसके मांसल शरीर की क्षमता को आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ा सकती हैं। हालांकि इसकी कीमत आधे साल तक एकांत में ध्यान करना होगी। इस क्षण से मोशी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यूटोंग ने संख्या में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद लड़ने पर जोर क्यों दिया था। शक्ति इकट्ठा करने और अर्थवैप बनाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका कारण निश्चित रूप से केवल परीक्षण मिशन को पूरा करना नहीं था। उसका असली मकसद नीतियान को मारना था। परीक्षण और मिशन पहले ही अपना सारा अर्थ खो चुके थे। अब उसके दिमाग में सिर्फ नीतियान को मारने की इच्छा थी। नीतियान एक जोरदार और उग्र दहाड़ के साथ मोशी यूटोंग की तरफ से आगे बढ़ा। आप सभी यहीं रहें और यूटोंग की रक्षा करें। फिज 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 असंख्य लाल रक्त के धागे खाली आकाश में उड़ रहे थे, जैसे रक्त के रंग की उल्काएं नीतियान की ओर गिर रही हों। खून की भयानक गंध अचानक नीतियान के चारों ओर हवा में फैल गई, जिससे उसे हर सांस के साथ उल्टी आने लगी। उसी समय एक भयंकर चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे पुनः निर्मित होने लगा, जो पहले वाले के समान ही था। ये फिर से रक्त की कमी है। नीतियान के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया जब उसे एहसास हुआ कि यूटोंग ने सभी को पृथ्वी के जाल से बांधने का काम छोड़ दिया है। इसके बजाय वह अब अपनी सारी शक्ति सिर्फ उस पर केंद्रित कर रही थी। जाहिर है, यूटोंग को अब दूसरों के जीवन की परवाह नहीं थी। वह केवल नीतियान को मारना चाहती थी, इससे पहले कि वह ग्रीन इल्यूजन आयाम छोड़ सके। जियांग लिंगजू ने अपनी पतली, गहरे सुनहरे रंग की तलवार लहराई और नीतियान के पास जाने की कोशिश करते हुए एक के बाद एक खून के धागे को काटती गई। नीतियान, सावधान, वह चुड़ैल हम सभी को बांधने के लिए रक्त बाधा का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि यह पूरी तरह से बनी नहीं थी। हालांकि अगर वह अकेले तुम पर रक्त बाधा का उपयोग करती है, तो यह अभी भी काम करेगा। हालांकि नीतियान का पीछा करने वाले रक्त के तार बहुत ज्यादा थे। एन यंग और अन्य को भी जोड़ दे तो उन्होंने जो रक्त के तार नष्ट किए थे, वे कुल संख्या का 10% भी नहीं थे। वूश, एक क्षण में फैले हुए रक्त के तार एक बार फिर एक दूसरे में गुंथ गए और एक विशाल लाल रंग के जाल में बदल गए। रक्त तारों के प्रतिच्छेदन बिंदु से चमकदार रक्त रंग का प्रकाश निकला और जब विशाल लाल रंग का जाल नीतियान की ओर झपटा, तो जाल के अंदर लाल रंग के शिलालेख प्रकट हुए। ये ठीक उसी क्षण था जब यूटोंग सैकड़ों मीटर दूर से चिल्लाए। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी, रक्त बाधा। नीतियान, जो लाल रंग के जाल से बच निकलने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसके रक्त प्रवाह में असामान्य परिवर्तन महसूस हुआ। तुरंत वह वहीं गिर गया जहां वह खड़ा था, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खून के लाल जाल ने अवसर का लाभ उठाया और नीचे झपट्टा मारकर नीतियान को लपेट लिया। रक्त बाधा से प्रभावित होकर नीतियान केवल जाल को देख सकता था क्योंकि वह उसे फंसा रहा था। अगले ही क्षण उसके शरीर के हर एक हिस्से में हृदय विदारक दर्द फैल गया। उसने तुरंत महसूस किया कि विशाल जाल लगातार सिकुड़ रहा था, क्योंकि जाल में मौजूद असंख्य रक्त की धाराएं उसकी त्वचा और मांस को चीरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में अनगिनत तीर चुभ रहे हों। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि खून की धाराएं उसके शरीर को चीरती हुई उसकी नसों में घुस रही हैं। उसका रक्त एक बड़ी चूषण शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था तथा उन रक्त धागों में प्रवाहित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य रक्त रंजित रक्त चूसक जोकों में बदल गए हों, जो उसके रक्त को लालच से पी रहे हों, और उसका सुदृढ़ शरीर भारी मात्रा में रक्त की हानि के कारण धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। पान ताओ ने जोरदार चीख मारी, नीतियान। जैसे ही आन यंग, जियांग लिंगजू और अन्य लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, तो उन पर उसके चारों ओर बिखरे खून के तारों से उन्मत्त हमलों का सामना करना पड़ा। कुछ रक्त तार फाड़ने के बाद झेंग बिन अचानक रुक गया। इस बार वह पूरी तरह से फंस गया है। यूटोंग अपने खून को शुद्ध करने के लिए रक्त संप्रदाय की रक्त शोधन कला का उपयोग कर रही है। दया से भरी आंखों से उसने नीतियान को देखा और शांति से कहा, वह निश्चित रूप से मर चुका है। हमारे साधना आधार के साथ हम रक्त शोधन मंत्र को रोक नहीं पाएंगे।
उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें मंत्र के स्रोत का पता लगाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उस चुड़ैल को मार देना चाहिए ताकि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोक सके। दूसरों की सहमति का इंतजार किए बिना झेंग बिन ने मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के बचे हुए लोगों को निर्देश दिया, मेरे पीछे आओ। चलो इस पल का फायदा उठाते हैं और नीतियान का बदला लेने के लिए उस चुड़ैल को मार देते हैं। जब वह रक्त शोधन मंत्र का उपयोग करने से विचलित हो तो उसे पकड़ो। इन शब्दों के साथ उसने नीतियान को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के सभी परीक्षणकर्ता उससे आदेश लेते थे, इसलिए उसके आदेश सुनकर वे भागने से पहले केवल नीतियान की ओर उदास दृष्टि से देख सकते थे। उसकी मदद करो, पान ताओ चिल्लाया, उसे बचाया जा सकता है। हालांकि झेंग बिन और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के अन्य लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एन यंग ने भी नीतियान को गहराई से देखा, जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। फिर उसने अपना सिर हिलाया। झेंग बिन सही कह रहा है, उसने धीरे से कहा। नीतियान सफल नहीं होगा, हमें उस पर बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यूटोंग ही वह निर्णायक कारक है जो यह निर्धारित करती है कि हम जीतते हैं या हारते हैं। इन शब्दों के साथ उसने रक्त के तारों को काटना भी बंद कर दिया और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के शिष्यों के पीछे दौड़ पड़ी। उसे जाते देख चेंग रुई भी बिना कुछ बोले चला गया। केवल जियांग लिंगझू, नीजियान, जियांग मियाओ और क्रोधित पान ताओ ही नीतियान के साथ रहे तथा उसकी जान बचाने की उम्मीद में लाल रक्त की डोरी को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से पान ताओ और अन्य 3 के अथक प्रयास से नीतियान को ज्यादा मदद नहीं मिली। अनगिनत रक्त तार घने दृढ़ खरपतवार की तरह भरे हुए थे और वे अतुलनीय रूप से मजबूत भी थे। भले ही झेंग बिन और अन्य लोगों ने मदद की होती, फिर भी उन सभी को काटना मुश्किल होता। इसके अलावा ये देखते हुए कि नीतियान के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, झेंग बिन और अन्य लोग पहले ही निर्णायक रूप से वहां से चले गए थे। पृथ्वी के जाल में लिपटा हुआ नीतियान धीरे धीरे सूख रहा था, यहाँ तक कि उसकी पुतलियां भी धीरे धीरे खाली और काली होती जा रही थीं। इसके विपरीत रक्त तंतु उसके रक्त को अधिकाधिक अवशोषित करने के बाद अधिक मोटे और चमकीले होते प्रतीत हो रहे थे। उसे बचाओ, जियांग मियाओ ने सिसकते हुए कहा। जल्दी करो और उसे बचाओ। उसकी तीखी तलवार हवा में घूम रही थी और उसने खून के धागों को काटने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी। नीजियान, जो नी कबीले से ही था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा गंभीर था और वह मशीन की तरह काटता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह ये भी मानता था कि नीतियान के पास अधिक समय नहीं बचा है और वह केवल अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने तथा भविष्य में अपराध मुक्त रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। इस बीच जियांग लिंगजू का चेहरा दया से भर गया। उसकी राय में अगर उत्कृष्ट नीतियान ग्रीन इल्यूजन आयाम में मर गया तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उसने अपनी सारी संपत्ति बाहर लाने की योजना बनाई और बाकी सब कुछ स्वर्ग पर छोड़ दिया। सच तो यह है कि उसने अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं रखी थी। आखिरकार वह जानती थी कि रक्त संप्रदाय की रक्त शोधन कला कितनी भयानक थी। ये वह क्षण था जब आन यंग और झेंग बिन की चीखें कुछ ही दूरी से गूंज उठी, जब वे यूटोंग की ओर बढ़ते हुए बीच रास्ते में क्रोधित मोशी से मिले। मोशी, तुमने वास्तव में यहाँ आने की हिम्मत की। पहले मोशी को मारो। दोनों पक्षों में तुरंत ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की आवाज सुनकर जियांग लिंगजू ने भौहें सिकोड़ी और नीतियान को गहराई से देखा। एक आह भरते हुए उसने कहा, हम वास्तव में उसे खो रहे हैं। इस समय तक नीतियान पहले से ही भयानक रूप से सिकुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे कि उसका खून और तरल पदार्थ पूरी तरह से सूख गया हो। इस दौरान एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सांस लेना भी बंद कर दिया था। उसकी छाती से गूंजती हुई हल्की सी धड़कन के अलावा वह किसी मृत व्यक्ति से अलग नहीं था। हालांकि रक्ततार अधिक मोटे और अधिक चमकदार होते गए। उदास चेहरे वाली जियांग लिंगजू ने अपना सिर हिलाया। पेन ताओ, अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं भी उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन वह मर रहा है। अपनी ताकत से हम यूटोंग की रक्त शोधन कला को नहीं रोक सकते। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो जादूगरनी यूटोंग को मार डालो। यही एकमात्र तरीका है। अगर हम यूटोंग को जल्दी मार सके तो शायद उसके पास अभी भी जीने का मौका होगा। लाल आंखों से पान ताओ ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, यूटोंग, चलो उसे मार डालें। हाँ, चलो, नीजियान ने कहा। जियांग लिंगजू ने भी अपना सिर हिलाया। अंत में उसने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और पान ताओ और नीजियान को झेंग बिन और अन्य लोगों के साथ शामिल होने के लिए ले गई। ऐसा करके
जियांग लिंगजू ने वास्तव में अपने दिल में नीतियान की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि नीतियान के पास जीने के लिए केवल आधा मिनट ही बचा है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे इतने कम समय में रक्त संप्रदाय की यूटोन को मार सकें। पान ताओ, नी जियान और जियांग लिंगजू के चले जाने के बाद जियांग मियाओ ही एकमात्र परीक्षण करता थी जो नीतियान के साथ रही। जियांग मियाओ ने भी खून के धागे काटना बंद कर दिया था। वह नीतियान के करीब खड़ी थी, रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसकी तरफ खाली नजरों से देख रही थी। वह जानती थी कि उसकी ताकत सीमित है। अगर वह पान ताओ और दूसरों का अनुसरण भी करती तो भी वह शायद ज्यादा मदद नहीं कर पाती। वह मरने से पहले नीतियान को चुपचाप देखती रह सकती थी। लेकिन तभी जियांग मियाओ ने अचानक एक हल्की चीख निकाली और अपना मुंह ढक लिया। आह! सबके चले जाने के बाद नीतियान की आंखें खुल गईं और जीने की इच्छा अचानक उसके भीतर से बाहर निकल आई। प्रहार प्रहार, उसकी मूलतः अत्यंत कमजोर हृदय की धड़कन अचानक अतुलनीय रूप से तीव्र हो गई और उसकी आंखों में जीने की इच्छा धीरे धीरे द्वेषपूर्ण हिंसा में बदल गई। वह ऐसी जगह मरने को तैयार नहीं था। थप 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 थप। जैसे जैसे नीतियान की दिल की धड़कनें तेज होती गईं, जियांग मियाओ ने उसे अपना मुंह खोलते हुए देखा, मानो वह बिना आवाज के दहाड़ रहा हो। उसके चेहरे पर क्रोध छा गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अंदर से कुछ बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा हो। फिज फिज, बिना किसी स्पष्ट कारण के नीतियान के मांस में घुसे रक्त के तार अचानक फड़कने लगे। नीतियान के रक्त को अवशोषित करने के बाद वे शक्तिशाली और मोटे हो गए थे, लेकिन अब वे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहे थे। नीतियान का सिकुड़ा हुआ शरीर एक फुला हुआ गुब्बारा जैसा लग रहा था, जो तेजी से फैल रहा था। रोर! नीतियान के मुंह से एक पागल चीख निकली। उसने अपना सिर पीछे फेंका और बड़ी बड़ी सांसों के साथ हवा अंदर ली, मानो वह पूरे आसमान को अपने पेट में निगलने जा रहा हो। वूश वूश वूश, रक्तचाल का जाल जिसने उसे फंसा रखा था अचानक फट गया और रक्त के तार जो उसके मांस में घुस गए थे उन्हें कुछ पता लग गया और वे उसके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। ये है जियांग मियाओ, जो नीतियान को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे खून के धागे किसी चीज से डरे हुए थे। कुछ क्षण पहले नीतियान के पूरे शरीर को ढकने वाली रक्त की धारियां एक उंगली जितनी मोटी थी, लेकिन अब वे अचानक सिकुड़कर अपने मूलाकार में आ गईं और एक बाल जितनी पतली हो गईं। दिखाओ! नीतियान का गला घोंटने वाली रक्त की डोरी किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींची गई प्रतीत हुई और अचानक उसकी गर्दन में गायब हो गई। जियांग मियाओ के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वूश 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 वूश, कुछ सेकंड बाद और अधिक रक्त की धाराएं, जो मूल रूप से नीतियान की त्वचा को चीर रही थी, उसके मांस में गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत अदृश्य हाथ नीतियान के शरीर में रक्त के हर तार को खींच रहे हों। इस बीच जियांग मियाओ इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अचंभित रह गई, क्योंकि वह सोच रही थी कि नीतियान के साथ क्या हो रहा है। फिज फिज, लाल रक्त की लड़ियां जो नीतियान को नहीं काट पाई थी, पागलों की तरह मुड़ गईं और चीखने की आवाजें निकालने लगी, मानो वे नीतियान से अलग होने की कोशिश कर रही हों। उस समय पहले से जंगली और डरावने रक्ततारों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वे बस भागना चाहते थे। हालांकि नीतियान अभी भी दहाड़ रहा था और बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। उसकी सांसों के साथ उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे रक्त के तार एक विशाल चुंबक द्वारा बलपूर्वक जकड़े हुए प्रतीत हो रहे थे तथा उसके शरीर से मजबूती से चिपक गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे लगातार भयानक चूषण के कारण कसते जा रहे थे और धीरे धीरे नीतियान की त्वचा को काट रहे थे। हालांकि नीतियान की त्वचा में छेद करने के बाद रक्त के तार धीरे धीरे पिघलकर उसके मांस में विलीन हो गए। रक्त के धागे, जो पहले अपने विषदंतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को लहराते हुए सभी पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे, अब चीख रहे थे और किसी भी कीमत पर मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जैसे ही नीतियान ने सांस ली, रक्त के धागे बेरहमी से अंदर की ओर खींच गए और एक एक करके उसके शरीर में समा गए। बहुत जल्दी न केवल नीतियान का शरीर सामान्य हो गया, बल्कि वह लाल रोशनी से चमक उठा और पहले से भी अधिक शक्तिशाली लगने लगा। उसी समय उसके पास से तीव्र खूनी गंध फैल गई, जिससे उसके पास खड़ी जियांग मियाओ डर से कांप उठी। क्या तुम्हें क्या हुआ? जियांग मियाओ ने डरते हुए पूछा। इस समय नीतियान की आंखों से एक लाल खूनी आभा निकली, जिसने संघनित होकर दो खूनी तीखी तलवारों का रूप ले लिया। उसने जियांग मियाओ की ओर देखा और बोला, मेरी रक्षा करो और जो तुमने देखा उसके बारे में किसी को मत बताना।
ओह, ठीक है, जियांग मियाओ ने जल्दी से जवाब दिया। वो नितियान ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर बची हुई आखिरी रक्त की डोरियां उसके शरीर में खींच ली गईं और बलपूर्वक अवशोषित कर ली गईं। इस बिंदु तक रक्ततार जो यूटोंग ने दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवरों के खून से परिष्कृत किए थे, पूरी तरह से नितियान के मांस में अवशोषित हो गए थे। पुह, ये वही क्षण था जब यूटोंग, जो भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय द्वारा संरक्षित थी, उसने अचानक खून का एक कौर उगल दिया और बेहोश हो गई। ये देखकर कि यूटोन बेहोश हो गई है, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत हरे ब्रह्म आयाम में रहने का विचार छोड़ दिया और उनके भावों में भारी बदलाव आया। वरिष्ठ मार्शल बहन यूटोन को निश्चित तकनीक अर्थवेब के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा। अरे, अब से वह किसी काम की नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ा बोझ बन जाएगी। अब तक ग्रीन इल्यूजन आयाम में हमारा मिशन वास्तव में समाप्त हो चुका है। मोशी से कहो कि वह पीछे हट जाए, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। जिस क्षण उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली नेता यूटोन को बेहोश होते देखा, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शिष्यों की लड़ने की भावना समाप्त हो गई। उन्होंने मोशी को वापस लौटने के लिए जोर से चिल्लाया। इस समय मोशी अभी भी घेरे में था, उसके चारों ओर कई भयावह और डरावने भूत प्रेत मंडरा रहे थे, और वह लगातार एनयंग और अन्य पर हमला कर रहा था। मोशी ने मूल रूप से एनयंग और अन्य लोगों की सुरक्षा को तोड़ने और फिर नितियान को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे जल्दी ही पता चल गया कि वह अकेले इस काम को पूरा नहीं कर सकता। जब उसने अपने पीछे से आती हुई तीव्र चीखें सुनी, तो उसे एहसास हुआ कि यूटोन को भारी क्षति पहुंची है और अब वह उन्हें जीत दिलाने में मदद नहीं कर सकती। वास्तव में उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि चाहे यूटोन नितियान को मार पाए या नहीं, वह 5 रक्त शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी और अनिवार्य रूप से उन्हें नीचे खींच लेगी। अगली बार मैं तुम सबको मार डालूंगा, मोशी चिल्लाया, जिससे उसके चारों ओर के भयावह भूत अचानक फैल गए, विभाजित हो गए और झेनबिन और अन्य लोगों की ओर काटने लगे। मोशी की आकृति तेजी से टिमटिमाने लगी, मानो वह एक भारहीन भूत में बदल गया हो और तेजी से वापस उसी स्थान पर तैर रहा हो जहां से वह आया था। जब वह अपने समूह में वापस आया, तो उसने देखा कि रक्त संप्रदाय के एक शिष्य ने पहले ही यूटोन को अपनी पीठ पर उठा लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के मोशी ने आदेश दिया और भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के शेष शिष्यों को ग्लेशियर क्षेत्र की ओर ले गया। चल दर उद्धरण चिन्ह। उसके चले जाने के तुरंत बाद भीड़ की ओर झपट रहे खूंखार राक्षस धीरे धीरे धुंधले हो गए और कुछ ही सेकंड बाद हवा में गायब हो गए। उनका पीछा करो, झेन बिन ने दांत पीसते हुए कहा। एनयंग ने भी आवाज लगाई, रक्त संप्रदाय की चुड़ैल जरूर मुसीबत में होगी। अगर नहीं, तो मोशी कभी पीछे नहीं हटेगा। चलो मौका लेते हैं और उन्हें मार देते हैं जबकि यूटोंग लड़ नहीं सकती, और अपने मरे हुए साथियों का बदला लेते हैं। उन सब को मार दो। वे जल्द ही एक समझौते पर पहुंच गए और मोशी और उसके समूह के पीछे भागे, इस उम्मीद में कि वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के सभी शिष्यों का सफाया कर देंगे। दूसरी ओर जियांग मियाओ अभी भी अपनी आंखों में एक जटिल नजर के साथ नितियान को घूर रही थी। बिना कुछ कहे नितियान जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके भीतर से कीवी और रक्त का उग्र उतार चढ़ाव उभरा। उसकी त्वचा से लगातार रक्तम आभा निकल रही थी, जो रक्त की घनी धुंध की तरह थी जिसने उसे घेर लिया था, जिससे वह कुछ अथाह प्रतीत हो रहा था। वह लगभग गुब्बारे जैसा लग रहा था, जो लगातार फूलता और सिकुड़ता रहता था। वह एक सेकंड में बड़ा हो जाता और अगले ही पल सिकुड़ जाता। जियांग मियाओ को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि नितियान के साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह ये जानती थी कि यूटोन का अर्थवेब भी उसे मारने में विफल रहा था। नितियान, जिसे एनयंग, जियांग लिंगजू और अन्य लोगों ने बर्बाद मान लिया था, अब समान रूप से सांस ले रहा था और उसकी दिल की धड़कन पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। वह वास्तव में ऐसी जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो अर्थवेब द्वारा फंसने से पहले की तुलना में और भी अधिक प्रबल थी। बहुत अजीब आदमी है, जियांग मियाओ फुसफुसाया। इस समय नितियान को अचानक बहुत गर्मी महसूस हुई, मानो वह भट्टी में बदल गया हो। उसके अंदर की हर एक शिरा और शिरा हिंसक रूप से फैलती और सिकुड़ती हुई लग रही थी। उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे सिर्फ इतना पता था कि जब वह उन लाल रक्त धागों से अपना सारा खून निकालने की कगार पर था, तो अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। और उस क्षण उसने अनिच्छापूर्वक अपने रक्त के प्रवाह को बलपूर्वक रोककर उस निराशाजनक स्थिति को पलटने का प्रयास किया था। उसने वास्तव में ऐसा किया था। जब उसका दिल हिंसक और अथाह तरीके से धड़कने लगा,
तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल में एक अज्ञात शक्ति उमड़ पड़ी है। जिस क्षण वह शक्ति मुक्त हुई, उसका रक्त तथा वह रक्त जो उसने लाल रक्त रज्जुओं से अवशोषित किया था, अचानक उसके हृदय के साथ प्रतिध्वनित हो गया। ये वह समय था जब जो रक्त पहले चूसा गया था, उसे उसकी नसों में वापस खींच लिया गया। इतना ही नहीं, लाल रक्त की डोरियां भी उसके शरीर में खींच ली गईं। उसे नहीं पता था कि लाल रक्त के तार बनाने के लिए यूटोन को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उसने रक्त संप्रदाय की अनूठी रक्त शोधन तकनीक का इस्तेमाल दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर के रक्त को परिष्कृत करने के लिए किया, और कई दिनों के अथक प्रयास के बाद उसने आखिरकार एक घातक हथियार बनाया जिसमें भरपूर क्यूई और रक्त था। वह केवल इतना जानता था कि उन अनगिनत रक्त तारों में प्रचुर मात्रा में क्यूई और रक्त था, जो वर्तमान में जबरदस्ती उसकी नसों में प्रवाहित हो रहा था और उसके रक्त के साथ विलीन हो रहा था। जैसे ही उसने कई बार गहरी सांसें ली, उसकी रक्तवाहिकाएं फैल गईं और उसका शरीर बड़ा हो गया, जो इस तथ्य के कारण प्रतीत हुआ कि उसके रक्त ने लालच से उन लाल रक्त तारों में रक्त और क्यूई को अवशोषित कर लिया था। जल्द ही उसका शरीर एक विशाल पिघलने वाले बर्तन में बदल गया और दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर के खून में मौजूद काफी मात्रा में रक्त और क्यूई को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कई दौर के शोधन के बाद वे पूरी तरह से उसके अपने खून में विलीन हो गए और उसके शरीर को पोषण देना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपनी मानसिक जागरूकता का उपयोग खुद की जांच करने के लिए किया और पाया कि उसके खून में कुछ रहस्यमय अज्ञात प्रतीक चमक रहे थे। हालांकि एक सेकंड बाद ही वे गायब हो गए। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसका खून पूरी तरह से असामान्य था। हालांकि अंदर के रहस्य बहुत गहराई से छिपे हुए प्रतीत होते थे, और जब तक नित्यान किसी निराशाजनक स्थिति में नहीं होता, तब तक उनका खुलासा नहीं हो पाता। उसकी साधना का आधार अभी भी कमजोर था, और वह अभी भी अपने खून में छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर जो कुछ हुआ था, वह उसके अंदर के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में पहला कदम मात्र था। हालांकि उसके दिल में संदेह था, लेकिन उसने अपने अंदर हो रही असामान्य घटना में हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने दिमाग को खोल दिया और अपने शरीर को इस अनोखे तरीके से काम करने दिया। इस बीच ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं एक बाहरी व्यक्ति बन गया है, क्योंकि वह अपनी आत्मा का उपयोग चुपचाप ये देखने के लिए कर रहा था कि क्या हो रहा है। एक अज्ञात समयावधि के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि रक्त और क्यूई जो रक्त तारों से उत्पन्न हुए थे, उसके रक्त में पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसकी असाधारण रूप से तेज दिल की धड़कन सामान्य हो गई, और अब उसके मुंह से धुंधली खूनी आभा नहीं निकलती थी। उसने चुपके से फिर से अपना निरीक्षण किया और पाया कि उसके अंदर बह रहा रक्त पहले से ही शांत हो चुका था, और उसे अब कोई असामान्यता महसूस नहीं हो रही थी। उसके डेंटियन में आध्यात्मिक समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें लाल रक्त तारों के भीतर छिपी हुई कोई भी ऊर्जा नहीं थी। न ही इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ी थी। हालांकि उसे पता था कि उसके खून में कुछ बदलाव आया है। केवल वह ये नहीं बता सका कि उसके हृदय की धड़कन सामान्य होने के बाद क्या परिवर्तन हुआ था। एक बार फिर गहन जांच के बाद उसे विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। तब उसने अपनी आंखें खोली। जियांग मियाओ उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर उलझन और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। तुम आखिरकार जाग गए। ऐसा लग रहा था कि वह उसके द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण दिए जाने का इंतजार कर रही थी। मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग मियाओ किसी तरह शर्मिंदा थी। मेरे लिए ऐसा करना उचित ही है। आपने मुझे 2 बार बचाया, फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि आपके साथ रहूं और आपकी देखभाल करूं। मैंने सोचा, वह कहने जा रही थी, मुझे लगा था कि तुम बच नहीं पाओगे, और मरने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बार और देखना चाहती थी। हालांकि ये देखकर कि नित्यान अब कितना चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ये केवल इस बिंदु पर था कि नित्यान ने पहली बार जियांग मियाओ पर गंभीरता से नजर डाली। उसका चेहरा एक बच्चे जैसा था और उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं। उसके कपड़े गहरे हरे रंग के थे और जब वह बोलती थी तो हमेशा डरी हुई लगती थी, मानो वह कोई खरगोश हो जिसे किसी भी पल डराया जा सकता है। जियांग मियाओ की शक्ल सूरत औसत से थोड़ी ही बेहतर थी, एन यंग और जियांग लिंगजू जितनी शानदार नहीं। हालांकि वह बहुत ही नेकदिल थी, बाकी दो के विपरीत, जो हमेशा अपने इरादे छिपाते थे। हालांकि जियांग मियाओ संभवतः उससे 1 वर्ष बड़ी थी, फिर भी नितियान उसे एक मासूम छोटी बहन के रूप में देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये सब अलग अलग रहने के वातावरण के कारण है। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। जब से वह छोटा था,
वह हमेशा कबीले के आंतरिक संघर्षों की छाया में रहता था। वह तब भी मौजूद था जब नी डोंगहाई ने अपनी शक्ति खो दी थी। वह जानता था कि उसकी प्यारी चाची ने कितना दुख झेला था। जब नी होंग, नी युआन और कबीले के अन्य सदस्यों ने उस पर हमला किया तो वह बच गया। अपने साथियों की तुलना में वह बहुत परिपक्व था। उसे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि नी डोंगहाई और नी कियान ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी। शुरू से ही, जब कोई नहीं देख रहा था, तब उसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी और मन ही मन यह उम्मीद पाल रखी थी कि वह एक दिन अपने दादा की चोट को ठीक कर सकेगा और अपनी चाची के लिए न्याय प्राप्त कर सकेगा। दूसरी ओर, जियांग मियाओ एक ग्रीनहाउस में उगाया गया फूल था, जिसे हमेशा सभी ने संजोया और संरक्षित किया था, और उसने कभी भी मानव स्वभाव के कुरूप पक्ष का अनुभव नहीं किया था। उसके लिए ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण उसके पूरे जीवन में सबसे बड़ा झटका था। अतीत के उसके आरामदायक माहौल ने उसे भेड़ बना दिया था। शायद वह धीरे धीरे परीक्षण के बाद बदल जाएगी और जान जाएगी कि दुनिया वास्तव में कितनी खतरनाक है। नीतियान ने अपने शब्दों के चयन पर विचार किया और फिर शांति से कहा, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि निर्णायक क्षण में चुड़ैल में शक्ति की कमी थी, जिसके कारण उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। और फिर, जो खून मूल रूप से मुझसे चूसा गया था वह अचानक वापस आ गया। इसलिए मैंने धीरे धीरे इसे अपने अंगों में वापस लाने के लिए अपनी खुद की विधि का उपयोग किया। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। जियांग मियाओ ने सिर हिलाया। ओह, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। हालांकि, वह अच्छी तरह जानती थी कि नीतियान ने जो स्पष्टीकरण दिया था वह बिल्कुल सच नहीं था। यद्यपि वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि वह कुछ छिपा रहा है, तथा वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वह क्या है, फिर भी उसने समझदारी से काम लिया तथा आगे पूछताछ नहीं की। वे दोनों वहां बातें करते रहे और एन यंग, जियांग लिंगजू और अन्य लोगों के लौटने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीतने के बाद पान ताओ, आन यंग और अन्य लोग दूर क्षितिज पर दिखाई दिए। पान ताओ ने सैकड़ों मीटर दूर से उसे देखा और तुरंत अविश्वसनीय चीख निकाली। नीतियान, तुम अभी भी जीवित हो। वह अभी भी जीवित है। झेंग बिन वहीं खड़ा होकर नीतियान को घूर रहा था। आन यंग और जियांग लिंगजू को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लघु स्वर चरण में यू टोंग ने स्पष्ट रूप से रक्त संप्रदाय की निषिद्ध तकनीक, अर्थ वेब का उपयोग नीतियान को फंसाने और उसके रक्त को परिष्कृत करने के लिए किया था। जब वे चले गए, तो नीतियान पहले से ही मरने की कगार पर था। वास्तव में, वह सांस भी नहीं ले रहा था। उसके और मौत के दरवाजे के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी थी, वह थी उसकी कमजोर होती दिल की धड़कन। नीतियान ऐसी स्थिति में कैसे बच सकता था? उनमें से हर एक को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। पान ताओ सबसे पहले नीतियान के पास पहुंचा। उसने नीतियान के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे ध्यान से जांचा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसने उसके कंधे पर जोर से मुक्का मारा और बोला, तुम छोटे बदमाश, तुम कैसे बच गए? ये वह प्रश्न था जो हर कोई पूछना चाहता था। उस समय, भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के लोगों के पीछे भागने वाले सभी लोग नीतियान की तरफ लौट आए थे और उसकी ओर आंखें फाड़े देख रहे थे, उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। नीतियान ने हंसते हुए कहा, चुड़ैल खुद ही उसकी बर्बादी का कारण बन गई। क्या मतलब है तुम्हारा? पान ताओ ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि जब वह रक्त शोधन तकनीक का प्रयोग कर रही थी, तो उसे किसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। नीतियान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। शांत स्वर में, उसने आगे कहा, अगर वह बच जाती, तो मेरे खून की हर बूंद निकल जाती और शुद्ध हो जाती। हालांकि, अपने छोटे स्वर्ग साधना आधार के साथ अर्थ वेब का उपयोग करना उसके लिए थोड़ा परे लगता है। मुझे महसूस हुआ कि जब वह मेरे ताज़ा खून को परिष्कृत कर रही थी, तो अचानक कुछ गड़बड़ हो गई, और फिर उसने तुरंत सारी शक्ति खो दी। चूंकि वह अब अपना जादू जारी नहीं रख सकती थी, इसलिए मेरे शरीर से निकाला गया खून धीरे धीरे मेरे अंदर वापस बहने लगा। वे अनगिनत लाल रक्त की धारें भी टुकड़ों में फट गईं, धीरे धीरे फैलते हुए खूनी धुंध में बदल गईं। जब नीतियान बोल रहा था, तो उसके बगल में खड़ी जियांग मियाओ की आंखों में एक अजीब सा भाव था, क्योंकि उसका ये स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से उससे भिन्न था जो उसने उसे दिया था। उसके अनुसार, वे लाल रक्त की लड़ियां फट गई थीं, लेकिन जियांग मियाओ ने स्पष्ट रूप से देखा था कि असंख्य रक्त लड़ियां, जिनमें समृद्ध रक्त और क्यूई थी, वास्तव में उसके अंदर गायब हो गई थी, जहां उन्हें नीतियान द्वारा परिष्कृत किया गया प्रतीत होता था। सौभाग्य से, जियांग मियाओ के मन में उसके प्रति कृतज्ञता थी, और इसलिए उसने उसके रहस्यों को उजागर नहीं किया। जब उसने स्पष्टीकरण दिया, तो सभी के चेहरों पर विचारपूर्ण भाव देखे जा सकते थे। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, जबकि अन्य
मन ही मन शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह कर रहे थे। बाद वाले समूह में एन यंग, जियांग लिंगजू, पान ताओ और झेंग बिन शामिल थे। जो लोग रक्त संप्रदाय की रक्त शोधन तकनीक के गहन रहस्यों को वास्तव में समझते थे, वे सभी जानते थे कि एक बार तकनीक शुरू हो जाने पर, भले ही यूटोन को वास्तव में प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़े, फिर भी यह बंद नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर यूटोन की मृत्यु हो गई होती, तो भी रक्त शोधन तकनीक इतने लंबे समय तक चलती कि नीतियान अत्यधिक रक्त की हानि के कारण दुखद रूप से मर जाता। कम से कम, नीतियान से पहले निकाले गए ताज़ा खून का अपने आप वापस प्रवाहित होना असंभव था। संक्षेप में कहें तो, उसके लिए बिना किसी चोट के बच निकलना निश्चित रूप से असंभव था। अगर वह किसी तरह बच भी जाता, तो भी वह उतना चमकदार नहीं होता जितना अब है। ये देखकर कि सभी चुप हैं, और उनमें से कुछ लोग हैरान भाव से उसकी ओर देख रहे हैं, नीतियान ने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम लोगों के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम उन सभी को पकड़कर मार चुके हो? पान ताओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मोशी, चुड़ैल और 2 अन्य भाग गए। हमने कुछ देर तक उनका पीछा किया और पीछे के 3 गार्डों को मार डाला। अजीब बात यह है कि मोशी और अन्य लोग अचानक गायब हो गए। अगर हम मोशी और उस चुड़ैल को मार सकते थे, तो कम से कम हम ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकलने के बाद अपने बड़ों के सामने खुद को सही साबित कर सकते थे। ये कहते हुए, उसने अफसोस के साथ आह भरी। यूटोन को गंभीर चोटें आईं, जिससे मोशी ही एकमात्र शक्तिशाली दुश्मन रह गया, लेकिन इसके बावजूद वे उन्हें हराने में असफल रहे। इससे उन सभी के मुंह में खट्टा स्वाद आ गया। दूसरों को भी लगा कि वे बेकार हैं, इसलिए किसी ने भी अपना बचाव करने के लिए बात नहीं की। अंत में, एन यंग ने कहा, अब जाने का समय हो गया है। चलो गुप्त आयाम द्वार की ओर चलते हैं। मेरे हिसाब से, परीक्षण जल्द ही समाप्त होने वाला है। हमें बस कुछ और दिनों तक इसे सहना होगा। चलो, जब हम ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकलेंगे तो दावत करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ये वह समय था जब झेंग बिन अचानक नीतियान की ओर मुड़ा और बोला, हमें लगा कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, और तभी हम चले गए। हमें नहीं पता था कि तुम बच पाओगे, अन्यथा हम रुक जाते और तुम्हारी मदद करते। आन यंग, जियांग लिंगजू और नी जियान ने भी चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव लिए उनकी ओर देखा। दूसरी ओर, नी तियान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि झेंग बिन और अन्य लोगों का निर्णय बुद्धिमानी भरा था। अगर उसकी अकल्पनीय विशिष्टता न होती, तो उसका जीवित रहना बिल्कुल असंभव होता। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए एक बर्बाद व्यक्ति को छोड़ देना और यूटोन को मारकर स्थिति को बदलने की कोशिश करना थोड़ा भी गलत नहीं था। कुछ भी नहीं है, नीतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम लोगों को दोष नहीं दूंगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। पान ताओ ने उसके कंधे पर थपथपाया और विनम्रतापूर्वक कहा, अच्छा हुआ कि तुम बच गए। क्या तुम अभी तक क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के शिष्य नहीं बने हो, तुम छोटे बदमाश? नहीं, मैंने नहीं किया है, नीतियान ने सच्चाई से कहा। मेरी साधना का आधार अभी भी पर्याप्त नहीं है। पान ताओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण नजर थी। जियांग लिंगजू नीतियान और पान ताओ की बातचीत को सुनते हुए नीतियान को आंक रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, मानो उसने पान ताओ के शब्दों के पीछे का मतलब समझ लिया हो। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, नीतियान को भर्ती करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। पान ताओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, नीतियान क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय में शामिल हो रहा है। अगर जल्दी नहीं तो बाद में जरूर। बेहतर होगा कि तुम अपनी छोटी सी योजना छोड़ दो। पान ताओ ने अपनी नाक रगड़ी। आपका संप्रदाय नियम निर्धारित करता है और जोर देता है कि अधीनस्थ कुलों के शिष्यों को प्रवेश दिए जाने से पहले क्यूई शोधन के 9वें स्तर तक पहुंचना चाहिए। हालांकि, हमारा संप्रदाय इतना कठोर नहीं है। नीतियान अब मेरे लिए एक भाई की तरह है। हमने एक साथ कई निराशाजनक परिस्थितियों का सामना किया है। ग्रीन इल्यूजन आयाम छोड़ने के बाद मैं निश्चित रूप से आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के लिए उसकी सिफारिश करूंगा। तुम्हारी सफलता किसी भी तरह से संभव नहीं है, जियांग लिंगजू ने दृढ़ और सख्त आवाज में कहा। पान ताओ जोर से हंस पड़ा। हाँ, देखते हैं। गुप्त आयाम द्वार कुछ ही दिनों में खुल जाएगा। यूटोन को गंभीर चोटें लगी थी, और भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के केवल 3 शिष्य अभी भी लड़ने की स्थिति में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय अब उनके लिए कोई खतरा नहीं बन सकते। इस बात से आश्वस्त होकर कि वे ग्रीन इल्यूजन आयाम से बाहर निकलने में सक्षम होंगे, पान ताओ ने ढील दी और ग्रीन इल्यूजन आयाम छोड़ने के बाद के मामलों पर सोचना शुरू कर दिया। हाँ, हम देखेंगे, जियांग लिंगजू ने कहा। वो जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी।
अगले कुछ दिनों तक नित्यान और तीनों संप्रदायों के परीक्षणकर्ता गुप्तायाम द्वार के पास चुपचाप उसके खुलने का इंतजार करते रहे। चूंकि द्वार खुलने वाला था और आसपास कोई भी आत्मिक प्राणी नहीं था, इसलिए उन्होंने भूख सहन करना ही उचित समझा। 5 दिन बीत गए। हर कोई पीला दुबला पतला था और भूख से चक्कर खा रहा था। लेकिन तभी पहाड़ पर पत्थर की दीवार के भीतर से आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव की तेज लहरें निकली। गेट खुल गया है। सबके चेहरे पर उत्साह फैल गया। जल्द ही चिकनी पत्थर की दीवार एक चमकदार दर्पण में बदल गई। सब लोग व्यवस्थित ढंग से चलें। आन यंग के आदेश पर भूख से व्याकुल भीड़ एक दूसरे के पीछे गुप्तायाम द्वार में चली गई। झील के किनारे दलदली भूमि में आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय से एन शी, क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय से ली फैन, ग्रेवल संप्रदाय से सांग बिंग और डोवेजा वेंग झील के केंद्र में भंवर की ओर देखते हुए बातचीत कर रहे थे। सांग बिंग ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और एन शी से कहा, यह मानते हुए कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, फ्रॉस्ट पाइथन को संभवतः युआन फैंग ने ही मारा होगा। अगर ऐसा है तो तुम छोटी मोटी बातें मत करो, बच्चे। स्वर्ग समझने वाली गोली को नियमों के अनुसार ही सौंपा जाना चाहिए। एन शी के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी। आपको कैसे पता कि युआन फैंग ने फ्रॉस्ट पाइथन को मार दिया है? सांग बिंग ने हंसते हुए कहा, न तो आपकी बहन एन यंग, न ही झेंग बिन या जियांग लिंगजू वास्तव में परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरे हैं। लेकिन हमने युआन फैंग को कठोर परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया है। जब हम भूत संप्रदाय से लड़े तो हम उसे अपने साथ ले आए। उसे रक्त द्वारा बपतिस्मा दिया गया है। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण उसके लिए एक आसान काम रहा होगा। ओह सच में, ली फैन ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वह फ्रॉस्ट पाइथन का सिर वापस ला सकता है। आप देखेंगे। सांग बिंग आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वे बाहर आ रहे हैं, डोविगर वेंग ने कहा। उसके शब्दों के साथ झेंग बिन और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के परीक्षणकर्ता भंवर के भीतर से उभरे। उनके बाद जियांग लिंगजू और नी जियान थे। एन यंग, पांताओ, नितियान और झेंग रुई सबसे आखिर में बाहर निकले। जो लोग सबसे अंत में बाहर आते हैं, उन्हें हमेशा सबसे अधिक लाभ होता है। खुश चेहरे के साथ सांग बिंग जोर से हंसा, मानो युआन फैंग अगले ही पल भंवर से बाहर निकलने वाला था। उसके हाथ में फ्रॉस्ट पाइथन का सिर था। हालांकि थोड़ी देर हंसने के बाद उसे एहसास हुआ कि सभी के किनारे चले जाने के बाद भी युआन फैंग अभी तक नहीं दिखा था। उसने तुरंत अपनी हंसी दबा ली। माथे पर हल्का सा बल डालते हुए उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब गुप्तायाम द्वार खुला तो युआन फैंग और उसका समूह पत्थर की दीवार तक नहीं पहुंच पाया? जियांग लिंगजू ली फैंग के पास गई और कहा, युआन फैंग वापस नहीं आ रहा है। वह अकेला नहीं है। ग्रेवल संप्रदाय से भी कोई वापस नहीं आएगा। क्या? सांग बिंग का चेहरा एकदम बदल गया।